तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आज भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं और उनको देखने के बाद हम उनके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। उस रोज बारिश के दिन चल रहे थे। सावन के महीने में ना जाने कब बिन बुलाए बारिश आ जाती थी। इसी बीच एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बकरी चराने के लिए अपने गांव के बगल वाले एक चौहड़ में गया हुआ था और हम सभी आपस में एक मिट्टी के टीले पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त जिसका नाम करण था, उसने कहा, भाई मैंने सुना है कि यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर आगे एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में आज तक कोई नहीं गया और जो भी वहाँ पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। वो क्या था कि मैं इन सभी चीज़ों को सिर्फ अंधविश्वास के तौर पर लिया करता था। पहले तो मैं शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन पिछले 7-8 दिनों की छुट्टी चलने की वजह से मैं अपने गांव आ गया था और इसी के चलते मैं अपने दोस्तों के साथ जोहड़ की तरफ आ जाता था। जैसे ही मैंने अपने दोस्त की जुबान से उस कब्रिस्तान का नाम सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और अब मेरे अंदर उस कब्रिस्तान में जाने की तुल मचने लगी कि मैं इस कब्रिस्तान के अंदर जाकर दिखाऊंगा। ना जाने क्यों, लेकिन मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि रात हो या दिन और मैं ये कर सकता हूँ। मेरी बातों को सुनने के बाद मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ घूर कर देखना शुरू कर दिया और उसके बाद बड़ी ही धीमी आवाज में बोले, भाई देखो, ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ना जाने हमारे साथ कब क्या हो जाए। उस जगह पर जाने के बारे में अपने मन में ख्याल भी मत लाना, वरना हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। दोस्तों की बात सुनकर मैं थोड़ा चुप हो गया, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि उन सभी के मन में इस चीज के प्रति कितना डर बैठा हुआ था। मैंने अपने अध्यापकों से सुना था कि कब्रिस्तान जैसी चीजों पर किसी भूत प्रेत का कोई भी साया नहीं होता, ये सब बस अफवाह होती है। इसलिए मुझे भी भूत प्रेत जैसी चीजों से कोई ज्यादा डर नहीं लग रहा था और मैं काफी नॉर्मल महसूस कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने मुझे फिर से बताया कि वहां पर एक कुबरा राक्षस रहता है तो उनकी बात सुनकर मैं तो और भी ज्यादा अचंभित हो गया था। मैंने भूत प्रेत डायन उनके बारे में तो काफी सुना था, लेकिन कुबरा राक्षस के बारे में पहली बार सुन रहा था। उसके बाद मेरे दोस्तों ने आगे मुझे बताते हुए कहा, वो एक ऐसा राक्षस होता है जिसके सर पर बाल नहीं होते, वो बेहद ही गंजा होता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही डरावनी होती है। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उनकी बातों को सुनकर मुझे अभी भी उनकी बातों पर कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ वहाँ से निकल गया। लेकिन ये बातें अब मेरे दिल में चुभने लगी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि इन्होंने शिक्षा का तो जैसे मजाक ही उड़ा दिया था। और अब मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में मैं उस जगह का वीडियो बनाकर इन सभी के सामने शेयर कर दूंगा। और अब ये बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई थी कि इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता हूँ। उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं दूसरे दिन वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उस दिन किसी वजह से मैं वहां पर ना जा पाया। लेकिन अगले दिन मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके जानने के बाद शायद आप भी बुरी तरह से कांप सकते हैं। दोस्तों, उस दिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आज की रात अमावस्या की रात होने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि इत्तेफाक एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कभी भी किसी भी खतरे में धकेल सकती है। जिस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, आज वो मेरे साथ होने वाला था। उन दिनों मेरे पास मेरी एक साइकिल थी, तो मैं अपनी साइकिल लेकर शाम के करीब 7 बजे के आसपास अपने घर से निकल गया था। मैंने घर वालों को बता दिया था कि मैं अपने किसी दोस्त के घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को सुनकर मेरे घर वालों को थोड़ा तो अजीब लग रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। फिर मैं साइकिल लेकर निकल गया था। मुझे जिस एड्रेस के बारे में पता था मैं बस उसी की तरफ चलता जा रहा था। मैं अपनी साइकिल लेकर निकला था, तब मेरी साइकिल का टायर भी कुछ ठीक हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को नजरअंदाज करके लगातार चलता ही जा रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद मैं एक जंगली रास्ते की तरफ आ गया, पर पता नहीं क्यों, लेकिन उस रास्ते पर आने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे नहीं आना चाहिए था और मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा।
फिर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मुझे रुकना था और वहां पर मुझे वीडियो बनाना था। मैं अपने साथ अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर आया था, तो मैं उस फ़ोन से वहां के इलाके की एक वीडियो को रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो बनाते वक्त अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। अभी मैं बस वीडियो को रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि अचानक ही कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। एक बार के लिए तो मैं डर गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और फिर उसके बाद मैं अपनी तिरछी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। लेकिन अब मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां का नज़ारा अब काफ़ी शांत हो गया था। मुझे लगा कि शायद ही मेरा कोई भ्रम हो सकता है, इसलिए मैंने इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। और वैसे भी ऐसी जगह पर आकर मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी घबराहट होना तो एक लाजमी सी बात थी, इसलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अभी तक तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अब फिर से सब कुछ खामोश हो गया था। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात से अनजान था कि ये सिर्फ तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। मैं लंबी लंबी सांस खींचकर वहाँ से वापस जाने लगा। मैंने अपना काम कर लिया था, यानी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और बस अपनी बहादुरी के चर्चे सुनने के लिए मैं बेताब होता जा रहा था। मगर अब की बार मैं जैसे अपनी साइकिल के पास आया तो मैंने देखा कि मेरी साइकिल की हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई थी। मेरी साइकिल अब टूट चुकी थी और उसकी हालत देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से कांप गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि साइकिल को इस तरह कौन तोड़ सकता था। उसके बाद मैंने साइकिल के आजू बाजू में किसी के निशान देखने की कोशिश की, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वहां पर कोई भी निशान ही नहीं थे। सच में उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसके बाद मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही पैदल वहां से निकलने लगा। मेरे मन में अभी भी काफ़ी सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं था। अभी मैं रास्ते की तरफ बढ़ रहा था कि तभी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कान के पास कोई एकदम हल्के हल्के स्वर में फुसफुसाता जा रहा है, लेकिन मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर अब डर की वजह से एकदम सुन्न पड़ने लगा था। मेरी सांसें अब धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी थी। फिर उसके बाद मैं एक बार के लिए पीछे मुड़ गया और इस बार मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मैंने देखा कि एक बेहद ही हट्टा कट्टा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और दिखने में वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके हाथ में कुछ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई किसान हो। उसके सर पर बाल नहीं थे, उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी और उसके हाथों के नाखून भी अब धीरे धीरे अपने आप ही बदलने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। ये कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। इस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डर गया था कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मौका देखते ही मैंने तुरंत ही वहां से सरपट भागना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि ये वही शैतान था जिसके बारे में मेरे दोस्त बातचीत कर रहे थे और ये कभी मुझे खत्म कर सकता था, इसलिए मैं धूम दबाकर वहां से भागने लगा। अब मैं जंगली रास्ते में आ गया था। उस जंगली रास्ते के आजू बाजू में काफी सारे लंबे लंबे पेड़ पौधे थे जिनके नीचे आराम से मैं छुप सकता था। लगातार भागते भागते अब मेरी सांसें भी फूलने लगी थी और अब मैं ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता था, इसलिए मुझे अब आराम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने लगी थी। जब मुझे लगा कि अब ज़्यादा देर तक मैं नहीं दौड़ सकता तो मैंने अपने घुटने टेक दिए और उसके बाद मैं वहीं एक पेड़ के नीचे रुक गया। मैं जानता था कि अब मेरे लिए भाग पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ऊपर से वो रास्ता भी काफ़ी लंबा था और मेरी साइकिल भी टूट चुकी थी। ऐसी हालत में मुझे किसी भी तरह छुप कर ही रहना होगा। मेरे पास मोबाइल फ़ोन था तो उसकी मदद से मैं अपने घर वालों को बुला सकता था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे घर वाले ना जाने मुझे कितनी डांटें सुनाएंगे, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही था। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी के फ़ोन से अपने दादाजी के फ़ोन पर फ़ोन किया और जैसे दादाजी ने फ़ोन उठाया तो मैं कांपती हुई आवाज़ में उनको सारी बातें बताने लगा। मेरी बातों को सुनकर मेरे दादाजी भी घबरा गए और उन्होंने मुझे हनुमान जी भगवान का एक मंत्र पढ़ने को कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बस 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जब तक मुझे एकदम सेफ रहना है। तभी मैंने अपने आगे पीछे
और आजू बाजू सारी जगह पर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो शैतान मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में धुआं हो गया था। मेरा भी दिल अब लगातार कांपता जा रहा था। मगर उसके बाद मुझे एक बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ सुनते ही मेरी सांस में सांस आई। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे दादाजी मेरी तरफ आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं जल्दी से भागता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंच गया। जैसे मैं अपने दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे गाल पर 2 चांटे जड़ दिए और मुझे भला बुरा कहने लगे। मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, मेरी गलती भी थी, तो ऐसे में इस तरह मेरे गाल पर इक्का दुक्का चांटा लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसके बाद वो मुझे घर लेकर आ गए और घर में जाने के बाद घर वालों को भी मैंने सारी बात बता दी। फिर सभी लोगों ने मुझे काफ़ी डांट लगाई और वो मेरे ऊपर भड़कने लगे, लेकिन मेरी गलती होने की वजह से मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके बाद मेरे दादाजी ने बताया कि 3 साल पहले वहाँ पर एक आदमी लकड़ी काटता था। एक दिन ना जाने क्यों उस आदमी की कैसे भी करके मौत हो गई और उस दिन के बाद से उस आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती है। वो आदमी देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था और उस दिन के बाद से उस आदमी ने उस जगह पर कब्जा बना रखा है और उसके डर की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। रात में वहाँ पर जो भी जाता है वो अपनी मौत के साथ खेलता है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस जंगल के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अब उनके प्रति मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा दहशत बैठ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।